हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एक ऐसे शेयर की जिसका शीर्षक हमने दिया है सस्ता, सुंदर और टिकाऊ शेयर। लेकिन देखिएगा, शीर्षक से मैं आपको खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको केवल एक एजुकेशनल वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से शेयर बाजार के अंदर प्राइस जो है चेंज होते हैं और हमें जो उम्मीद है उसके हिसाब से हम आपके साथ बात कर रहे हैं। अब उम्मीदें पूरी हो ना हो वो तो देखिएगा भगवान की इच्छा पर निर्भर करते हैं, लेकिन हम इंसान हैं तो हम अपना काम करते हैं और उसी तरीके से सोचते हैं जिस तरीके से बाजार चले। और लेकिन हम जो सोचते हैं वैसे ही बाजार चले ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बट हमें लगता है कि देर सवेर जो वैल्यूएशन है वो काम करती है शेयर बाजार के अंदर। और उसी कड़ी के अंदर एक शेयर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मार्क्सन फार्मा लिमिटेड। पिछले 2 क्वार्टर बेहतरीन रिजल्ट्स। और मैं थोड़ा सा बोल्ड तरीके से बात करूंगा। देखिएगा, कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसकी अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल सुनेंगे तो आप क्या पाएंगे, मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर जो मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और वो बता रही थी कि भाई आप सवाल पूछिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। देखिएगा, जो कॉन्फ्रेंस कॉल से निकला, जो क्वार्टरली रिजल्ट से निकला, वो मैं आपको बता रहा हूं। कंपनीज किस तरीके का बिजनेस करती हैं वो इससे पहले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कॉन्फ्रेंस कॉल में जो चीज हमें नजर आई, कंपनी कह रही है भाई 350 करोड़ के आसपास का कैश है, यानी कि 300 करोड़ से ऊपर का कैश हमारे पास पड़ा हुआ है, यानी कि हमें कोई और एक्विजिशन भी करना होगा, हम तैयार हैं। टेवा फार्मा हमने लगभग क्लोज करने की तरफ है, हम उसकी डील क्लोज कर देंगे मार्च 31, 2023 के अंदर। 8 मिलियन जो यूनिट्स हैं ड्रग्स की वो प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि अपनी जो भी आज की डेट में उनकी प्रेजेंट कैपेसिटी है उसमें लगभग 50% और ऐड कर देंगे। और जो गोवा प्लांट के अंदर खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो टेवा भी गोवा के अंदर ही है। तो जो गोवा, मैं कभी कभी गोवा की जगह गुजरात मेरे मुंह से निकल जाते हैं क्योंकि गुजरात की बहुत सारी केमिकल कंपनीज को हम ट्रैक करते हैं, तो ध्यान रखिएगा मैं गोवा बोल रहा हूँ। तो गोवा के अंदर जो मार्क्सन का प्लांट है उसी जैसा सिमिलर प्लांट आप जो है और ऐड कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी के अंदर। तो वो जो है एक तरीके से इनऑर्गेनिक ग्रोथ है। ऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर भी हम ये मान रहे हैं कि कंपनी अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर रही है। प्रोडक्ट लाइन बहुत अच्छे हैं, जो पाइपलाइन के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उन सब के बाद पिछले 2 क्वार्टर रिजल्ट में बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। कंपनी ₹1.5 की ईपीएस पर क्वार्टर दे रही है। पिछले 2 क्वार्टर के अंदर ₹1.5 की ईपीएस आई है। साल भर की ईपीएस हो सकता है इस बार 5-5.5 की हो, लेकिन अगले साल में जो 2023-24 की बात करोगे आप ईपीएस पाएंगे 6-6.5 से ऊपर। और मुझे अगर ऑप्टिमिस्टिक तरीके से अगर सोचने के लिए अगर आप कहें तो मैं कहूँगा कि ₹8 के आसपास की ईपीएस आएगी। ₹8 की ईपीएस आएगी। सबसे खास बात यह कि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी। मैनेजमेंट कह रहा है भैया हमारे पास और भी मेड के पैसे पड़े हुए हैं और भी मेड को भी हमने अभी वारंट जो है शेयर्स में अलोकेट कर रहे हैं। हम बाजार से हमने जो बायबैक करना है वो ₹60 के नीचे करना है। अभी तक तो ₹52 का ही भाव पड़ा है कंपनी को। तो जो भी 60 लाख शेयर कंपनी ने खरीदे हैं, 62 लाख शेयर, वो उनकी एवरेज प्राइस ₹51-52। अब उतने ही शेयर्स मान लीजिएगा 1 करोड़ शेयर्स आएंगे नए, अगर जो है वारंट्स को अगर बदलेंगे तो वो आएंगे ₹72 के भाव से। तो आप अगर एक गैप देखें तो ₹14-15 का गैप जो है बन रहा है अभी भी। और वो ₹14-15 का गैप मतलब मैं ₹60 के हिसाब से लूम मान लीजिएगा, बाकी बाइंग अगर ₹60 के आसपास करती है कंपनी तो ₹14-15 का गैप है, यानी कि आप बाय बैक में क्या कर रहे हो, सस्ता ले रहे हो और नया शेयर महंगा बेच रहे हो। तो वो भी एक तरीके से कंपनी की बैलेंस शीट में गेन आने वाला है। तो कंपनी की जब आप मैनेजमेंट को सुनोगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल सुनिए। कंपनी की मैनेजमेंट कह रही है भैया 300 करोड़ से ऊपर का कैश पड़ा है, नई कंपनी हमने खरीद ली है, कोई और बेचने के लिए तैयार है भैया आ जाओ, हम वो भी खरीद लेंगे, हमारे को सूट करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे। यूएस के अंदर, यूके के अंदर हमें कोई मार्केटिंग या फार्मेसी वाला बिजनेस मिलेगा वो भी खरीद लेंगे। उसके अलावा कैश पड़ा हुआ है, हमें कुछ खुद भी एक्सपेंशन करना पड़ेगा ऑर्गेनिक, वो भी कर लेंगे। दूसरी बात क्या है, हर क्वार्टर में हम 60 करोड़ के आसपास का कैश जनरेट करेंगे, यानी कि 200 करोड़ रुपए का कैश आप अगले 1 साल में और बैलेंस शीट में देखेंगे। अब उस कैश का करेंगे क्या, हमें डिविडेंड तो देना नहीं है अभी। अगर शेयर का प्राइस आपने हमारा नीचे रखा
तो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस था भैया हम इसको बाय बैक कर लेंगे। तो मैं यही चीज़ देख रहा हूँ कि भाई मैनेजमेंट का जो कॉन्फिडेंस है, जो परफॉर्मेंस के साथ इंप्रूव होता है ना, मैनेजमेंट की जो कॉन्फिडेंस लेवल था इस बार कॉन्फ्रेंस कॉल में, वो था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से, और जो फॉरवर्ड लुकिंग जो बिहेवियर जनरली मैनेजमेंट का होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो जिसका आपको इंप्रेशन जो है शेयर प्राइस में भी नजर आया मार्क्सन फार्मा में। और मैं आपको एज ए डिस्क्लोजर बता दूं, मैंने भाई आज भी 60 रुपए के भाव में शेयर खरीदे, मैंने 45-46 रुपए के भाव में भी शेयर खरीदे थे, 51-52 के भाव में भी खरीदे थे, मैंने 72 रुपए के भाव में भी शेयर खरीद रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे जो सारे शेयर्स हैं वो सस्ते हैं, बट कुल मिलाकर देखिएगा पहले हम शेयर्स खरीदते थोड़ा, फिर वो अगर नीचे गिरता है, वैल्यूएशन और रीजनेबल होती है, तब मान लीजिएगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं हो, अगर हम कंपनी की रिप्लेसमेंट वैल्यू को ध्यान रखें तो भी हमने शेयर्स खरीदे। उसके बाद जब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, हमें कॉन्फिडेंस आता है, तो हम और शेयर्स भी खरीदते हैं। और अभी मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से मैंने आज भी शेयर्स खरीदे। पीछे मैंने देखिएगा इस शेयर्स में ट्रेड भी किए थे। एज ए डिस्क्लोजर बता रहा हूँ मैं आपको, आप अपना कोई भी फैसला ले अपने विवेक से ले। अब ये जो आज 61 रुपए का भाव हुआ है, तो इसमें क्या चीज आपको खास नजर आ रही है? देखिएगा 12-13 लाख शेयर्स का इसमें नॉर्मली ट्रेड होता है। आज 35 लाख का वॉल्यूम था। ये वॉल्यूम जो बढ़ रहा है ये पिछले 10-12 दिन से बढ़ता जा रहा है। जिस दिन से इन्होंने क्वार्टर रिजल्ट दिए उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस कॉल किया, उसके बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इस शेयर्स को बाय कर रहे हैं। आज भी 4% की तेजी थी। डिलीवरी वॉल्यूम अगर कल की बात करें तो 44% का डिलीवरी वॉल्यूम था, यानी कि जो लास्ट पीरियड का था। आज का हालांकि मैंने अभी चेक नहीं किया है, और यहाँ पर 20 दिन का डिलीवरी वॉल्यूम 32.79 है। तो अगर आप ये देखें कि भाई वॉल्यूम के फ्रंट पर भी ये कंपनी क्या कर रही है, तो वॉल्यूम के फ्रंट पर भी जो कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो तो देखिएगा इसमें कुछ एक्टिव कर नहीं रहे, क्योंकि बायबैक के प्राइस आज ऊपर चला गया शेयर। अब बहुत सारे लोग टेंशन में होंगे यार बायबैक होगा नहीं होगा। भाई अगर 60 रुपए से ऊपर चला गया तो अब वो कंपनी को डिसाइड करना है कि वो फर्दर बायबैक लाती है या नहीं लाती है। लेकिन अगर वारंट को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कंपनी बायबैक करती है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर नया शेयर तो इश्यू होगा नहीं। तो जनरली वारंट्स अभी कंटिन्यू रहेंगे, और कंपनी हो सकता है कि एक नया बायबैक अनाउंस कर दे अगर 60 रुपए से ऊपर हो, बट इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, बट कंपनी ऐसा कर सकती है। अब शेयर्स की वैल्यूएशन देखें तो 12 के पी पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर आप फॉरवर्ड अर्निंग्स पे देखेंगे, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 7 रुपये तो मतलब नॉर्मल केस के अंदर हमें लग रही है, और मैं तो 8 की बात करूं, लेकिन अगर 7 रुपए की भी अर्निंग्स देखें तो आज भी ये शेयर 8 या 9 की 8 की ही पी पर ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर 8 8.5 की पी पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो फार्मा सेक्टर के अंदर जितनी कंपनियां उनमें बहुत ही सस्ती वैल्यूएशंस पर ये ट्रेड कर रहा है। लगभग सबसे सस्ते शेयर वैल्यूएशंस पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, और वो ऐसा शेयर जिसका मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन 12% से ऊपर हो। आपको बहुत ही ऐसी कम कंपनियां मिलेंगी जो 12% से ऊपर का नेट प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रही हो, जिसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 2 से कम हो, और कंसिस्टेंटली अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रही हो। आगे की जो फॉरवर्ड लुकिंग जो गाइडलाइंस हैं वो दमदार हो। उन सब के बावजूद बैलेंस शीट में कैश जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का 10 से 15% कैश बैलेंस हो। हर क्वार्टर में अब आप 50 से 60 करोड़ का, यानी कि मैं ये कहूं कि भाई जो मार्केट कैप है उसका लगभग 2% आप हर क्वार्टर के अंदर कैश फ्लो जनरेट करने की ताकत आपके अंदर आ रही हो। तो ये जो है ये एक साउंड फाइनेंशियल्स की तरफ दिखा रहे हैं, और ऐसे फाइनेंशियल्स वाली जो कंपनियां नॉर्मली बेशक देखिएगा जेनरिक ड्रग्स में, लेकिन अगर ऐसे फाइनेंशियल्स जब इंप्रूव होते हैं तो ऐसी कंपनियां जनरली 15 से 18 के पी रेशो पे कम से कम ट्रेड करती हैं, बियर के सिनेरियो के अंदर भी मैं बोलूं तो। और अगर बेस्ट के सिनेरियो में देखें तो 30 के पी पर भी चली जाती हैं। नॉर्मल केस में भी 20 के आसपास की पी रेशो ले लेती हैं। तो मुझे लगता है कि इस शेयर्स की री रेटिंग भी कभी भी हो सकती है, और वो इसके शेयर के प्राइस एक्शन में भी साफ साफ आपको नजर आ सकता है। शेयर का 52 वीक 65 रुपीज के आसपास है, और वो 65 के आसपास शायद आपको जल्दी पहुंचता हुआ नजर आए। अगर हम इसका डिफरेंट एंगल से डिफरेंट कंपनीज के साथ वैल्यूएशंस डील करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिएगा सबसे पहले मार्क्सन फार्मा की पी रेशो 12 बता रही है, लेकिन मैं फॉरवर्ड अर्निंग्स पे बात करूं तो ये 10 से भी नीचे है। और डिवीज लैब का 29 यानी कि 30 के आसपास है। सिक्वेंट साइंटिफिक 205 है,
न्यूलैंड 26 है और ग्रेनुअल्स जो है 17.41 है। और ग्रेनुअल सबसे अप्रोप्रिएट है, इसके अलावा इरिस लाइफ साइंस भी हो सकती है। तो ग्रेनुअल जो है सबसे अच्छा है क्लोज, या आरती ड्रग्स है वो सबसे क्लोज होगा क्योंकि जेनेरिक बिजनेस के अंदर सिमिलर टाइप की कंपनीज है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू में इन सारी कंपनीज के मुकाबले में सबसे सस्ता है 1.89। एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स, यानी कि जो एंटरप्राइज की वैल्यू है, जो पूरी वैल्यू मिल रही है सेल्स के सामने, वो भी सबसे सस्ती है। यानी कि जो भी आपकी सेल है उसके सामने डिवीज लैब को 9.7 की मिल रही है। देखिएगा डिवीज लैब बेहतरीन कंपनी है नो डाउट, इसके मार्जिन भी 25-30% के आसपास है नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो मैं इससे अगर कहूं कि भाई ये 9.7 है तो बेमानी होगा। लेकिन बाकी कंपनीज के साथ आप देखें तो 1.9, 2.55, 2.43, तो 1.43 यहां पर भी आपको सस्ती वैल्यूएशन मिलेगी। एंटरप्राइज वैल्यूएशन यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अलाउंस, उसके सामने आपके एंटरप्राइज वैल्यू केवल 7 गुना पे मिल रही है, जबकि बाकी कंपनियां आपको सिक्वेंट जो है 22 गुना वैल्यू पर मिल रही है, न्यूलैंड 16 पे और ग्रेनुअल्स 12 पे। तो ग्रेनुअल्स भी बहुत सस्ती वैल्यूएशन पर उसके सामने भी है, उससे भी सस्ता है। यानी कि ग्रेनुअल से भी तकरीबन 60% सस्ते वैल्यूएशन पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। डिवीज लैब देखिएगा सस्ती वैल्यूएशन है डिवीज लैब के हिसाब से, क्योंकि डिवीज लैब एक ग्रोथ वाली कंपनी और एपीआई सेगमेंट में है, तो मैं उसके साथ क्लोज नहीं लेके आ रहा। बट मैं आपको दिखाने के लिए मैंने रखा था कि भाई डिवीज की जो वैल्यूएशन है, क्योंकि डिवीज के भी जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स थे वो थोड़े से खराब थे और मार्जिन पे प्रेशर था, तो उनको भी चैलेंजेस है। उन सब की वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पर इस कंपनी ने जो डी मार्क्स एंड फार्मा उसने बढ़िया किया। डिविडेंड यील्ड मोर और लेस सबकी 1% से नीचे है। और उसके बाद 3 ईयर्स की जो CAGR है, यानी कि जो सेल्स है, जो सेल्स मतलब करने की ताकत है, वो आप देखिएगा वो सबसे बेहतरीन तो देखिएगा डिवीज लैब में 21.9, लेकिन भाई 30 की वैल्यूएशन पे मिल रहा है 30 की पे। लेकिन जो बाकी कंपनीज हैं देखिए, सिक्वेंट 10% की सेल ग्रोथ थी 3 साल में, न्यूलैंड में 12% की थी और ग्रेनुअल्स में 18% की थी। तो ग्रेनुअल्स की भी अच्छी थी, लेकिन अगर इन दो कंपनी के सामने देखें तो 14.24% की जो CAGR सेल्स है वो मार्क्स एंड फार्मा की है। और अगर अब 2 क्वार्टर्स को और ऐड कर देंगे तो ये और इम्प्रूव हो जाएगी। प्रॉफिट की ग्रोथ अगर हम देखें, क्योंकि इसमें पिछले 2 क्वार्टर इंक्लूड नहीं है, अगर उनको इंक्लूड करें तो जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो 50% के आसपास आपको मिलेगी। लेकिन अगर 3 ईयर की 34 भी देखें तो जो दिग्गज कंपनीज है उनमें सबसे अच्छी ग्रोथ है अदर देन न्यूलैंड लैब। तो आप न्यूलैंड लैब भी आपको 26 के पी पर मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई वो 10 के पी पर शेयर मिल रहा है। तो 26 के पी वाला अगर आपको 57% दे रहा है और ये 34% की ग्रोथ दे रहा है प्रॉफिट के अंदर, तो आपको बता रहा है कि भाई प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं। 1 साल के अंदर भी अगर ग्रोथ देखें तो ग्रेनुअल्स जो है इससे बेहतर है, क्योंकि डिवीज को देखिएगा, मैं केवल आपको पी वैल्यूएशन या प्राइस टू बुक वैल्यूएशन के लिए दिखाना चाह रहा था कि और हालांकि डिवीज लैब अपने हायर प्राइस से 20-30% गिर चुका है, तब ये हालत हुई है। और 1 ईयर की सेल्स में भी 8.33% की सेल्स ग्रोथ है। और अगर हम बाकी कंपनीज के साथ देखने की कोशिश करें डेट इक्विटी, तो डेट फ्री कंपनी है लगभग ये, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बढ़िया, EBITDA मार्जिन देखिएगा 20% का है, जो बाकी सभी कंपनीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से बढ़िया अदर देन डिवीज लैब। डिवीज लैब भी मुझे बढ़िया लगती है कंपनी, आपको पता भी है, मैंने पीछे इसकी पुट ऑप्शंस बेची थी जब शेयर प्राइस गिरा था, इसमें हमने पैसे भी कमाए थे। और अभी भी देखिएगा 3200 के नीचे अगर डिवीज लैब भी आएगा तो मुझे ये भी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं डिवीज लैब को खराब बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो बाकी कंपनियों को खराब है, बट एज ए कंपेरेटिव एनालिसिस मैं आपके साथ बता रहा हूँ कि मुझे उनके सामने चीप वैल्यूएशन है। EBITDA मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन 20% से ऊपर, ठीक है जी। जो बाकी जो सिक्वेंट साइंटिफिक है, न्यूलैंड है या ग्रेनुअल्स है, उनसे भी अच्छा है। हालांकि ग्रेनुअल्स की वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, लेकिन सिक्वेंट की पी रेशियो देखिए आपने या न्यूलैंड की देखी तो काफ़ी रिच वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। प्रॉफिट पर एम्प्लॉय के हिसाब से बात करें, भाई हर एम्प्लॉय से कितना प्रॉफिट कमा सकती है, तो वहां पर देखिएगा डिवीज लैब के टक्कर का प्रॉफिट कमाती है। 16 लाख रुपए एक एम्प्लॉय से प्रॉफिट कमा के देती है कंपनी, जो कि बाकी कंपनियां देखिएगा जो है 8 और 4 और 11 करोड़ के 11 लाख के आसपास कमा के देती है। उसके अलावा एंटरप्राइज वैल्यू स्मॉल कैप कंपनी है 2100 करोड़ की है, तो मुझे इसमें पोटेंशियल लगता है। मुझे अगर आप मेरे से पूछे थोड़ा सा और लंबा समय अगर आप मुझे दें 5 साल का, तो मुझे लगता है 5 से 6 साल में ये कंपनी 10,000 करोड़ की हो सकती है। जिस तरीके का अभी उन्होंने बेस बनाया है, उन सब बेस को ध्यान रखते हुए अगर बाकी कंपनीज के साथ अगर हम कंपेयर करें, उसमें ग्लैंड फार्मा या एमी ऑर्गेनिक्स को भी हम इंक्लूड करें, तो उनके सामने भी जो वैल्यूएशंस है तो वो कंपनियां भी अच्छा ग्रो कर रही हैं।
तो वो भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, ये नहीं कि केवल इसी कंपनी को। और रिटर्न ऑन इक्विटी एक बहुत अच्छा पैरामीटर होता है, और प्राइस टू बुक वैल्यू जब आपकी कम हो तो प्राइस टू बुक वैल्यू से अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी को डिवाइड करते हैं तो आपके पास इफेक्टिव रिटर्न ऑन इक्विटी आती है। लेकिन जो दिग्गज रिटर्न ऑन इक्विटी वाली कंपनी है, देखिएगा सीक्वेंट तो 6% की रिटर्न ऑन इक्विटी है, न्यूलैंड की 7.85 है, ग्रेनुल्स की 17 है, तो इसकी भी 17 है। 18 ग्लैंड फार्मा की है, ये भी अच्छी कंपनी है। एमी ऑर्गेनिक्स 20.88% है, तो ये 17.89, तो बहुत ही बेहतरीन है। और इन्वेंट्री की जो टर्नओवर रेशियो है वो थोड़ी सी कमज़ोर है, यानी कि माल बनाते हैं क्योंकि यहाँ से यूएस से ऑस्ट्रेलिया या यूके भेजना पड़ता है, तो जिसकी वजह से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो थोड़ी सी लोअर साइड पे है। ईबिटा मार्जिन मैंने आपको बताया 20% बेहतरीन है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे कि 12.38% है, तो अच्छी दिग्गज कंपनीज के नहीं होते। ग्लैंड फार्मा के हैं 27.53, या इसके अलावा एमी ऑर्गेनिक्स भी आप देखेंगे तो ये वैल्यूशंस देखिएगा किन वैल्यूशंस पे मिलती है, 30 से ऊपर की पी वैल्यूशंस पर ये शेयर्स है। अगर हम बाकी कंपनीज के साथ इरिस लाइफ साइंस, ग्रेनुअल्स, एस्ट्राजेनिका या आरती ड्रग से भी कंपेयर करने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स हैं इरिस लाइफ साइंस के 25.9 है, लेकिन इसकी पी रेशियो 22.84 है, जबकि मर्क्सन फार्मा की 12.37 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.98 है, तो यहाँ पर बुक वैल्यू 4.46 है। अगर इसको 4.4 से डिवाइड करें तो आप पाएंगे कि 5% आती है इफेक्टिव, और इसको 2 से करें तो 8 आती है। तो यहाँ पर भी जो वैल्यूशंस हैं उनमें भी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। यहाँ पर भी देखिएगा आप, अगर ग्रेनुअल्स की अगर देखो 3 से डिवाइड करो तो 6 आती है इफेक्टिव रिटर्न ऑन इक्विटी, जबकि मार्क्सन की 8 आती है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पैरामीटर्स में बेहतरीन है। सिमिलरली आप एस्ट्राजेनिका से देखें तो एस्ट्राजेनिका तो बहुत ही महंगी वैल्यूशन पर, बट उसमें यूएस प्रेजेंट है, तो यूएस की कंपनियाँ वैसे भी थोड़ी महंगी वैल्यूशन में मिलती है, थोड़ी क्वालिटी वाइज हो जाती हैं और फिर स्टेबिलिटी होती है। तो ये तो बहुत ही महंगी वैल्यूशंस पर है। आप इफेक्टिव रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो वो 2% से भी कम है। और आरती ड्रग्स में भी सिमिलरली 3.84 है, 17.44% है। तो मैंने ऐसी कंपनी के साथ कंपेयर किया है जहां पर कि इस कंपनी को अभी भी अपने पीयर्स के सामने, मतलब लीजिए सेम लेवल के जो पीयर्स हैं वहां से जो सबसे सस्ता, मतलब ग्रेनुअल्स की भी बात करें तो भी आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। और आरती ड्रग्स या जो बाकी अगर एवरेज इसी साइज की कंपनी है उनसे अगर कंपेयर करोगे तो 40% का आपको जो है डिस्काउंट मिल रहा है। और वो सब जब सब कंपनियां खराब कर रही हैं, और उस समय पर इस कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतरीन हुई है। हालांकि आप देखिएगा इसके एलेम्बिक फार्मा या औरोबिंदो फार्मा के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। वेंचुरा कैपिटल जो है उसने इसके बारे में एक रिपोर्ट निकाली थी अभी 1-1.5 महीने पहले। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या जो है मुद्दे उठाए, तो देखिएगा उन्होंने टारगेट रखा है इसका 104 रुपये का, और 24 महीने का टाइम जो है दिया है। और जो इन्होंने अभी प्रिडिक्ट किया था उससे भी अच्छे जो है कंपनी ने रिजल्ट पेश किए। और यहाँ पर जो इस रिपोर्ट है उनका मानना है कि जो CAGR होगा रेवेन्यूज़ के अंदर वो 17% के आसपास होगा, और प्रॉफिट के अंदर 22% का। तो आप मानिए अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो 22% के CAGR वाली कंपनी जो 22% का प्रॉफिट ग्रोथ करने वाली है अगले 3 साल में, ऐसी कोई कंपनी आप मुझे बताइए जो 8 के फॉरवर्ड अर्निंग्स पी पर मिल रही है। आप पूरा बाजार ढूंढ लेंगे, नहीं मिलेगी। तो मुझे ये लगता है सबसे बेहतरीन कि एक ग्रोथ, डिफेंसिव सेक्टर, लोअर वैल्यूएशन, डाइवर्सिफाइड बिजनेस, मार्केटिंग हो, API हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो, सब जगह आपकी प्रेजेंस है, डाइवर्सिफाई आपने कर रखा है, और आपके जो मार्जिन्स हैं वो स्टेबल है। यानी कि जब इस क्वार्टर में या पिछले क्वार्टर्स में जब सारी अन्य कंपनी की हवा निकल गई उस समय पर भी इसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, और यही मेरे रीजंस हैं जिनकी वजह से मुझे ये शेयर पसंद आ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिएगा एक और बात बहुत बढ़िया लिखी हुई है, उन्होंने कहा कि 74 प्रोडक्ट्स जो है ये अभी रेगुलेटेड मार्केट में इनके आ जाएंगे। तो पाइपलाइन में 74 प्रोडक्ट्स हैं, और 12 से 18 महीनों के अंदर ये 26 मिलियन की जो कैपेसिटी हो जाएगी, जो 8 बिलियन इन्होंने अभी एक्वायर किया है टेवा फार्मा से, वो इंक्लूड हो जाएगी। तो हालांकि देखिएगा वो मार्च 31, 2023 को डील क्लोज होगी, उसके बाद 1 साल या 1.5 साल लगेगा फुल कैपेसिटी पे पहुंचने पे, ये मैनेजमेंट ने बोला था कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर।
और फंड रेजिंग थ्रू द वारंट्स, जो वारंट्स के थ्रू पैसा आएगा तो उससे कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, R&D बढ़ा सकते हैं। और मैंने तो कहा भैया कैश अब इनके पास है, अब तो ये बड़े कॉन्फिडेंट थे इस बार। और जो भी सेगमेंट्स हैं, चाहे कफ एंड कोल्ड है या जो बाकी एंटी एलर्जी है, उन सेगमेंट के अंदर भी देखिए US मार्केट में क्या होता है, किराना की स्टोर पे, जनरल स्टोर पे दवाइयाँ बिकती हैं, तो वो इनके लिए सबसे बड़ा फायदा है। और वहाँ पर इनकी जो डील्स हैं वो फार्मेसी के साथ सीधे लिंक जो है, फार्मेसी के साथ इन्होंने बड़े क्लियरली जो है लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी कर रखे हैं और वेरिएबल एग्रीमेंट्स भी कर रखे हैं। और उसके अलावा जो सॉफ्ट जेल जो एक नीश सेक्टर है उसके अंदर इनकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको नजर आती है, वहाँ पे मार्जिन्स भी अच्छे हैं। फर्दर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एक्सपेंशन टू सपोर्ट ग्रोथ, जो मैंने अभी आपको बोला भैया हाथ में पैसा है, किसी और को भी खरीद लेंगे, कोई नहीं बिकने के लिए तैयार है भैया अपनी कंपनी डाल लेंगे। और सबसे खास बात यह है कि इन्होंने भी API में भी एंट्री कर रखी है, तो पीछे रॉ मटेरियल में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि भाई API जो है जनरली जो ड्रग्स में यूज़ होते हैं तो उसमें भी पीछे बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। आगे के लिए भी तैयार हैं ये कि भाई आप पीछे अगर हमने API खरीद लिया तो हम आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो इन्होंने पूरी कर ली, हो सकता है और भी ले ले मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा बेचने के लिए जो मार्केटिंग कंपनी चाहिए उसमें भी जो है ये अपनी दमदार प्रेजेंस रख सकते हो, फॉरवर्ड समय पर भी एक्विजिशंस कर सकते हैं। रिस्क क्या है देखिएगा, रिस्क ये है कि रेगुलेटेड मार्केट है, प्रोडक्ट को लॉन्च करने में डिले हो सकती है, तो मार्जिन में थोड़ा सा जो है चैलेंज आ सकता है। तो निवेश करने से पहले पता होना चाहिए भैया मेरा रिस्क क्या है। ह्यूज टर्न अराउंड टाइम फॉर एक्विजिशन डन, जो अभी आपने कंपनी ली है उसको अपने हिसाब से सेटल करने में हो सकता है कि हम उम्मीद कर रहे हैं 1 साल 1.5 साल में हो जाए, हो सकता है 2-2.5 साल लगा दे, तो उस समय पर हो सकता है कि मार्जिन्स थोड़े से लेट आए आपके पास और प्रॉफिट्स थोड़ा सा लेट आए, तो उस समय पर भैया शेयर रख के पेशेंस दिखाना जो है फिर वो महान काम हो जाता है। इसके अलावा जो वेंचुरा ने जो रिपोर्ट निकाली है उसमें जो इन्होंने रेवेन्यू को जो है 21% के CAGR से बताया कि अगर बुल केस में हम देखें और EBITDA मार्जिन 21% के आसपास है और 14 की ही पी ले रहे हैं तो 114 रुपये का भाव है। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि बुल केस में 20 की भी रेशियो जा सकती है, तो उस केस में देखिएगा 60% प्राइस और बढ़ सकता है। नॉर्मल केस में टारगेट प्राइस 104 रुपये, 17% की रेवेन्यू ग्रोथ मान रहे हैं, 19% का EBITDA मार्जिन मान रहे हैं और 13 की पी दे रहे हैं, तो 104 का भाव। और रेवेन्यू ग्रोथ अगर 15 की हो, EBITDA मार्जिन 17.5 का हो और 11 की पी हो, तो जो करंट प्राइस है वो 47 रुपये है। और बियर केस में कह रहे हैं कि 90 रुपये का भाव जो है, हमें लगता है कि अगले 2 साल में बियर केस में भी जाएंगे तो 90 रुपये, तो अभी भी 60 रुपये से भी अगर 90 रुपये होंगे तो बियर केस में भी जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि 30% की ग्रोथ हो। लेकिन भैया ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट जो है वो वास्तव में प्रोफेशनल्स के द्वारा तैयार हुई, उन्होंने अपने डिस्क्लोजर दे रखे हैं कि जो हमारे पास बेस्ट इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से। तो ये कोई भी खरीदारी अगर आप रिपोर्ट के हिसाब से या मेरी वीडियो के हिसाब से करते हैं तो ना तो रिपोर्ट है ना मैं जो है इसके लिए जिम्मेदार है। और जो कंपनी नोवा फार्मा है वो इस की जो है एक फ्लैगशिप कंपनी है, मार्क्सन की जो ड्रग्स बेचती है, और जो बाकी कंपनीज हैं वो भी मैंने आपके साथ जो है डिस्कस की हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने एक जानकारी देने की आपके साथ कोशिश की है, एक फंडामेंटल व्यू रखने की कोशिश की है, इसीलिए मैंने शीर्षक रखा है सस्ता सुंदर और टिकाऊ फार्मा स्टॉक। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।